नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में भी हम वैदिक काल को ही देखेंगे। कल ऋग्वैदिक काल को हमने समाप्त किया और वैदिक काल के पहले वीडियो में हमने बताया था कि वैदिक काल को दो भागों में बांटेंगे, एक ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के विषय में डिटेल से आपने समझा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो है उत्तर वैदिक काल। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, सबसे पहले हम ये देखें कि इसे उत्तर वैदिक काल क्यों कहा गया। ठीक है, सबसे पहले उत्तर वैदिक काल की बात अगर करते हैं तो उत्तर वैदिक काल, इसका नामकरण क्यों हुआ। तो इसमें हमने बताया था कि शुरू में ही जब वैदिक काल का वर्गीकरण हुआ था उस समय बताया था कि प्रारंभ में सिर्फ एक वैदिक ग्रंथ ऋग्वेद का के विषय में जानकारी थी और ऋग्वेद के आधार पर प्रारंभिक काल को ऋग्वैदिक काल कर दिया गया। लेकिन बाद में चल करके हम देखते हैं कि अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना होती है, ऋग्वेद के साथ साथ अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना होती है और लोगों का जीवन स्थिर हो जाता है। तो फिर 1000 ईसा पूर्व से जो काल होता है भारतीय इतिहास में, उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर नाम में हमने कहा कि नाम में हम देखेंगे कि इस समय अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। ठीक है, अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जिसमें आपने देखा है कि हमने बताया था पहले भी, फिर से बता रहा हूं कि अन्य वैदिक ग्रंथों में ऋग्वेद के बाद हम देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मणिक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद इत्यादि वैदिक ग्रंथों की रचना हुई। तो इस कारण से इसका नामकरण अब उत्तर वैदिक काल कर दिया गया। तो अब देखिए यहाँ पर कि इस समय हम देखते हैं कि जो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, थोड़ा सा हम अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई उसके कारण को थोड़ा समझ लें और फिर जब हम वैदिक साहित्य की चर्चा करेंगे सांस्कृतिक क्षेत्र में तो फिर अन्य वैदिक ग्रंथों के विषय में हम बताएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके कारण की चर्चा करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, एक कॉन्सेप्ट को बताना चाहते हैं कि अन्य वैदिक ग्रंथों की जो रचना हुई उसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई उसके पीछे कारण क्या है ये देखना है जरा सा। अब देखिए उसमें क्या है कि अन्य वैदिक ग्रंथों की जो हम बात करते हैं, जैसे आप ये देखिए अन्य वैदिक ग्रंथों में यहाँ पर हम सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है, इसके आगे ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, इन सबों की बात करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ थोड़े कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि जो अन्य वैदिक ग्रंथों में मुख्य रूप से सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की बात करते हैं कि इसकी जो रचना हुई उसके पीछे कारण क्या है। देखिए ऋग्वेद में जो मुख्य रूप से हम देखते हैं, जो कल हमने बताया था इसके पहले की वीडियो में कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, कितने मंत्र हैं, इन सबों की चर्चा किया था। तो ऋग्वेद मुख्य रूप से ऋग्वेद में वैदिक मंत्रों का जो है उल्लेख है, वैदिक मंत्रों का उसमें जो है संकलन है और उसमें यज्ञ इत्यादि या अन्य सारी तमाम उस समय की समस्याओं के विषय में, तमाम चीजों के विषय में ऋग्वेद में उल्लेख आता है। तो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं
कि इन सब चीज़ों का उल्लेख ऋग्वैदिक उस समय क्या था, एक मोटा मोटा आप ऐसा समझिए कि ऋग्वेद में जो तत्कालीन समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सब चीज़ों के विषय में जो चर्चा है, उल्लेख है, उसी के आधार पर ऋग्वैदिक काल के इतिहास को लिखा गया है। तो यह देखा गया कि ऋग्वेद में जो देवताओं की स्तुति होती थी, हमने कहा था कि उस समय देवता की उपासना की जो पद्धति थी, लोग स्तुति पाठ करते थे। न तो मंदिर का अवशेष मिला, उस समय मंदिर इत्यादि का अवशेष मिला नहीं, चूंकि भूमक्कर जीवन है, अस्थायी जीवन है, तो उसमें मंदिर की कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो उस समय मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला, मंदिर के विषय में कोई जानकारी नहीं मिलती है। तो घुमक्कर जीवन में क्या था कि ईश्वर की उपासना का एकमात्र जो साधन हो सकता है वह हो सकता है स्तुति पाठ। तो ऋग्वैदिक काल में देवता को खुश करने के लिए, देवता की उपासना के लिए स्तुति पाठ को लोग करते थे, जिसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति होती थी, न कि मोक्ष की प्राप्ति। अब देखिए, तो ऋग्वैदिक काल में जो देवता की लोग स्तुति करते थे, जिसका उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति है, तो ये देखा गया कि धीरे धीरे अब कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा तो जब हम ये ऋग्वैदिक काल के अंत की बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तो लोगों ने यह महसूस किया कि देवता की उपासना करने से हमें भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो रही है, लेकिन क्या है कि लंबे समय तक हम देवता की उपासना नहीं कर सकते हैं, देवता में अपने आप को तल्लीन नहीं रख सकते थे। जाहिर सी बात है, आज भी सामान्य तरीके से आप देखिए कि जब लंबे समय तक आपको कहा जाए कि मौन व्रत धारण करके अपने आप को कंसंट्रेट कर दीजिए देवता में, लेकिन कुछ समय बाद 2-4 मिनट बाद ही देखिएगा कि मन विचलित होने लगता है, ध्यान टूटता है, भंग होता है। तो उस समय भी क्या था कि लोग ध्यान लगाते थे, लेकिन लंबे समय तक ध्यान नहीं लग पाता था। लोगों की ये सोच थी कि अगर हम देवता की स्तुति करेंगे, लंबे समय तक अगर स्तुति करेंगे एक साथ ध्यान लगा करके, तो हो सकता है और अधिक भौतिक सुख सुविधा की प्राप्ति हो। तो उसके लिए उन लोगों ने उस समय में क्या हुआ, गायन का कॉन्सेप्ट लाया गया कि अगर हम गायन के माध्यम से देवता की स्तुति करें, उपासना करें, तो लंबे समय तक हम अपने आप को देवता में तल्लीन रख सकते हैं। और इसीलिए देवता की उपासना लंबे समय तक करने के लिए ही सामवेद की रचना हुई, जो गायन से संबंधित ग्रंथ है। पहली बात कि सामवेद की रचना के जो कारण है, कॉन्सेप्ट है, ये कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसी के लिए हुआ, एक कॉन्सेप्ट है, कारण बता रहा हूं। दूसरी बात हम देखते हैं कि उसके बाद जो ग्रंथ की रचना होती है उसको कहा गया यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की रचना क्यों हुई? अब देखिए, ये कहा गया कि ऋग्वैदिक काल के अंत होते होते, समाप्त होते होते धीरे धीरे क्या था कि स्थिर जीवन की शुरुआत हुई और कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होता है। कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, तमाम तरह के खाद्यान्न फसलों के उत्पादन होने लगे, फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई। तो तत्कालीन समय के लोगों ने यह समझा कि यह जो फसल की प्राप्ति हमें हुई है, यह ईश्वरीय देन है, ईश्वर ने उपहार के स्वरूप में हम लोगों को दिया है। अगर उस ईश्वरीय देन को, उस अनाज को अगर सबसे पहले ईश्वर को हम अर्पित करें, तो हो सकता है और अधिक खाद्यान्न फसल के उत्पादन हो और अधिक धन धान्य में वृद्धि हो जाए। तो चूंकि यजुर्वेद जो है मुख्य रूप से यज्ञ इत्यादि से संबंधित ग्रंथ है, यद्यपि कि सभी ग्रंथों में अन्य सारी बातों का भी उल्लेख है, लेकिन प्रधानता किसकी ये बात कर रहे हैं कि सामवेद में बहुत सारी सभी बातों का उल्लेख है, लेकिन प्रधानता गायन से संबंधित है। यजुर्वेद यज्ञ इत्यादि से संबंधित है, यज्ञ विधि विधान का विशेष रूप से इसमें उल्लेख आया है। तो उसी समय से हम कहते हैं कि यज्ञ के माध्यम से लोगों ने क्या किया कि देवता को अनाज के द्वारा आहुति दे करके और देवता को और अधिक खुश करने की कोशिश की। और इसी संदर्भ में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसी कारण से यजुर्वेद की रचना होती है। अब समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, समय के साथ साथ, समय के बढ़ने के साथ साथ समस्याओं का भी विकास होगा। तो देखा गया कि जैसे जैसे समय बढ़ा,
जनसंख्या में वृद्धि हुई, समस्याओं में भी वृद्धि हुई। अब क्या था कि अब समस्याएं जटिल होने लगी, क्योंकि अब कृषि अर्थव्यवस्था का प्रचार प्रसार हुआ, तो कृषि अर्थव्यवस्था के प्रचार प्रसार से क्या हुआ कि समृद्धता बढ़ी। तो जैसे समय आगे बढ़ेगा, हमने कहा कि समस्याएं भी बढ़ेंगी। तो इस समय क्या था कि लोगों को अदृश्य शक्ति का और दृश्य शक्ति का दोनों का भय सताने लगा। अदृश्य और दृश्य दोनों प्रकार की शक्तियों का भय सताने लगा, और इसीलिए उस अदृश्य शक्ति के भय से क्या था कि तत्कालीन समय में जादू टोनी इत्यादि का प्रचलन शुरू होता है। विभिन्न प्रकार के व्याधियों की शुरुआत हुई, लोग रोग से ग्रसित होने लगे। इन सभी चीजों का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अर्थात यह एक लौकिक, कह सकते हैं कि अथर्ववेद में ज्यादातर लौकिक बातों का हमें उल्लेख मिलता है, अर्थात लौकिक विषयों से संबंधित मुख्य रूप से हमने कहा मुख्य रूप से लौकिक विषयों से संबंधित यह ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने कहा कि जो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई उसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, ये कारण है। तो इसीलिए हम आगे और चर्चा करेंगे, वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो इसकी हम और आगे बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, सबकी बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कहा कि जो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई उसके पीछे ये कारण है। अब देखिए यहाँ पर ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को वेदत्रयी के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी और स्टेट सर्विसेज के एग्जाम में भी, कि वेदत्रयी में शामिल था या शामिल है। वेदत्रयी में इन तीन ग्रंथों को लेंगे। अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है, अथर्ववेद वेदत्रयी से बाहर है। तो अब देखिए इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है कि ऊपर के तीन ग्रंथ जिसको वेदत्रयी की में हम शामिल किए हैं उसमें यज्ञ संबंधी बातों का उल्लेख आया है। ठीक है, यज्ञ संबंधी बातों का उल्लेख आया है, यज्ञ संबंधी विषयों का उल्लेख आया है, जबकि अथर्ववेद मुख्य रूप से लौकिक विषयों से संबंधित है, इसलिए इसको वेदत्रयी में नहीं रखा गया है। परीक्षा में पूछेगा, आपसे पूछा भी गया है कि निम्न वैदिक ग्रंथों में कौन वेदत्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो उसमें आएगा अथर्ववेद, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल का नामकरण उत्तर वैदिक काल क्यों किया गया, इसका उल्लेख हमने पहले भी किया था जब वैदिक काल की शुरुआत की थी, और आज भी बता रहा हूं कि इस समय ऋग्वेद के अतिरिक्त कई अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना हुई, जिस कारण से इस काल को उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। तो अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना जो हुई उसके पीछे कारण क्या था, इसको आपने समझा, और हमने बताया कि वेदत्रयी में कौन वैदिक ग्रंथ शामिल है और कौन उससे बाहर है। तो ये आप एक कॉन्सेप्ट था जिसको कि आपने देखा। अब देखिए दूसरी बात, इसका उत्तर वैदिक काल का काल जो 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आप देख चुके हैं कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो है इसका काल है, और इस काल निर्धारण के पीछे जो कारण था उसको भी हम बता चुके हैं, अब इसकी चर्चा नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पर अब आपको आगे चलना है इसके अगले सब टॉपिक पे कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ। भौगोलिक विस्तार की बात करेंगे, जैसे ऋग्वैदिक काल में हम भौगोलिक विस्तार की बात की थे, वैसे ही यहाँ पर हम आर्य संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, इसकी बात करेंगे। अब देखिए शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में
विदथ माधव की कथा का उल्लेख आता है। इस भौगोलिक विस्तार की हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना है। इस भौगोलिक विस्तार की हम बात करें, इसको ध्यान से समझना है। आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ तो शतपथ ब्राह्मण में आता है कि इस प्रसार का वर्णन मुख्य रूप से शतपथ ब्राह्मण में आया है, विदथ, और वह शतपथ ब्राह्मण में विदथ माधव की कथा में इसके विस्तार का मुख्य रूप से उल्लेख आता है। तो शतपथ ब्राह्मण में हमने कहा कि विदथ माधव की कथा से इसके भौगोलिक विस्तार की हमें जानकारी मिलती है। इसमें कहा गया है कि वैश्वानर अग्नि को विदथ माधव ने मुख में धारण किया था और घृत बोलने के समय वह अग्नि उसके मुख से जमीन पे गिर जाता है और उसके बाद वह वहां से सब कुछ को विनष्ट करते हुए जलाते हुए आगे बढ़ता है। तो जिस समय अग्नि विदथ माधव के मुख से गिरा है उस समय विदथ माधव सरस्वती नदी के किनारे था और वहां से वह वैश्वानर अग्नि उसको जलाते हुए, सभी चीज को जलाते हुए पूरब की ओर आगे बढ़ जाता है। विदथ माधव उसके पीछे पीछे जाते हैं और सदा गंडक नदी के तट पर आकर के वह वैश्वानर अग्नि रुक जाता है, इसलिए उसको जला नहीं पाया। गंडक नदी जो बिहार में है, जिसे सदा नीरा के नाम से जाना जाता है, वहां तक विदथ माधव पहुंचता है, क्योंकि इसलिए कि वहां पर ही वैश्वानर रुक जाता है, उसके आगे जला नहीं पाता है। तो इसलिए शतपथ ब्राह्मण के इस उल्लेख से हम कह सकते हैं कि आर्य संस्कृति का विस्तार पूरब में बिहार तक और बिहार से लेकर के बंगाल तक हुआ था। तो ये आपने देखा कि आर्य संस्कृति के विस्तार में हम शतपथ ब्राह्मण में जो विदथ माधव की कथा का उल्लेख आया है उस कथा को भी हम ध्यान में रखेंगे। पूछा गया है, प्रश्न कई बार पूछा गया है कि विदथ माधव की कथा निम्न में से किस ग्रंथ से संबंधित है, ठीक है। और पूछेगा कि विदथ माधव के मुख से जो वैश्वानर अग्नि गिरा था उसने कहां तक के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लिया, कहां तक के क्षेत्र को विनष्ट किया, ये कहां पर जाकर के रुक गया, ये ध्यान में रखना है। तो इस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अब देखिए, अब इसके विस्तार की बात करें, आर्य संस्कृति का विस्तार। तो विदथ माधव की कथा को आपने देखा। अब आर्य संस्कृति का विस्तार कैसे आगे होता है इसको देख लीजिए। ये देखिए, हमने ऋग्वैदिक काल में कहा था कि आर्य भारत में आने के बाद सबसे पहले जो अपना निवास स्थल बनाए वह सप्त सैंधव के क्षेत्र में बनाए और उसके बाद आर्य संस्कृति का जो विस्तार होता है वो ब्रह्मावर्त के क्षेत्र में होता है। ब्रह्मावर्त जो आपने देखा कि कुरुक्षेत्र और उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में उससे आगे बढ़कर के आर्यों ने अपना अगला विस्तार ब्रह्मर्षि देश में किया। ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है कि गंगा यमुना के द्वाब के बीच एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को ब्रह्मर्षि देश कहा गया, ठीक है। तो आर्यों ने अपना अगला जो विस्तार किया है वह ब्रह्मर्षि देश में किया है। उसके बाद आर्य संस्कृति का जो प्रसार होता है वह हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र में होता है, जिसको हम मध्य देश के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्य संस्कृति का प्रसार सबसे पहले यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मावर्त से आगे निकल के ब्रह्मर्षि देश में होता है। उसके बाद मध्य देश, जिसको हमने कहा कि हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच के क्षेत्र को मध्य देश कहा गया। उसके बाद आर्यों का जो प्रसार होता है, विस्तार होता है, उसको आर्यावर्त कहा गया। अर्थात सप्त सैंधव से लेकर के
बिहार और बंगाल के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र तक आर्यों ने अपना प्रचार प्रसार किया और इसी को आर्यावर्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात सप्त सैंधव से लेकर के बिहार बंगाल तक उत्तर वैदिक काल में आर्यों का प्रसार हुआ था और यही उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति के भौगोलिक विस्तार को हम देख सकते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो विस्तार होता है उसको आपने देखा। इसमें एक नदी का उल्लेख आया, हमने कहा कि गंडक नदी बिहार में है जिसको सदानीरा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद गंगा यमुना के द्वाब का क्षेत्र आपने देखा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो वैदिक काल की हम बात किए कि वैदिक साहित्य में कुल 31 नदियों का उल्लेख है। 31 नदियों का उल्लेख है और उन 31 नदियों में से सिर्फ ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख आता है। हमने ऋग्वैदिक काल की जब चर्चा किया था तो बताया था कि ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का है और सबसे महत्वपूर्ण नदी उस समय हम कह सकते हैं सरस्वती नदी थी, जिसको उस समय नदीतमा के नाम से जाना गया था। तो ये कुछ हम बातों को बता रहे थे। कुछ जब नदी की चर्चा हमने किया, नदी का उल्लेख किया, तो नदी से संबंधित कुछ बातों को हम आपको बताए। तो यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का जो भौगोलिक विस्तार हुआ उस विस्तार में आपने सबसे पहले शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख जो आया है, विदत माधव की कथा का जो उल्लेख आया है, उस प्रसंग को ध्यान में रखेंगे कि वो बढ़ते हुए कहाँ सदानीरा नदी तक पहुंचता है। और उसके बाद जो आर्य संस्कृति का भौगोलिक विस्तार हुआ, जो क्षेत्र की बात करेंगे उसमें ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख होगा। तो ये आपने देखा कि आर्य संस्कृति का जो विस्तार होता है उस विस्तार को आपने देखा किस क्षेत्र में आर्य संस्कृति का विस्तार हुआ। अब देखिए आर्य संस्कृति का जो विस्तार होता है तो अब भौगोलिक विस्तार हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि यहाँ से यहाँ तक विस्तार तो हो गया, लेकिन अब ये देखना है कि एक कॉन्सेप्ट है उसको भी यहाँ पर क्लियर कर लीजिए कि आर्य संस्कृति का जो विस्तार होता है उस विस्तार के पीछे कारण क्या है। आर्य संस्कृति का जो विस्तार हुआ, विस्तार के पीछे कारण क्या है, विस्तार कहां से कहां तक हुआ ये तो आपने समझ लिया, लेकिन उस विस्तार के पीछे रीजन क्या था, कारण क्या था, थोड़ा उसको भी समझना जरूरी है। तो आर्य संस्कृति का जो विस्तार हुआ, ठीक है, जो भौगोलिक विस्तार होता है उसके पीछे जो कारण है वह है कारण लोहे का आविष्कार। ठीक है, लोहे का आविष्कार। उत्तर वैदिक काल में पहली बार धातु के रूप में लोहे की उपलब्धता हुई। लोहे की उपलब्धता से जब लोहा मिल गया लोगों को, एक नवीन धातु मिला है और यह कठोर धातु है। क्योंकि आपने पहले ही देखा कि जब तांबा मिला था तो तांबा से अधिक कठोर धातु की लोगों की आवश्यकता थी और उन्हीं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कांस्य धातु बनाया गया। तो अब और अधिक कठोर धातु की आवश्यकता थी और इस चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा था तो कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अब कठोर धातु की आवश्यकता थी कृषि कार्य करने के लिए। तो उस समय लोहे का आविष्कार हुआ, समाज में लोहे की उपलब्धता हो गई। इस लोहे की उपलब्धता से क्या हुआ, कृषि का विकास हुआ। अब क्या हो गया, लोहे की उपलब्धता से लोगों को कृषि कार्य करना आसान हो गया, कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तो कृषि का विकास हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई। तो जब उत्पादन में वृद्धि होगी तो क्या होगा कि भूमि के महत्व से लोग परिचित हो जाएंगे कि उत्पादन में वृद्धि हुई। इसका मतलब जिसके पास जितना अधिक उत्पादन होगा वह उतना अमीर व्यक्ति होगा। तो उत्पादन में वृद्धि, चूंकि कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है तो अब क्या हो रहा है कि कृषि अर्थव्यवस्था के विकास के फलस्वरूप लोगों ने भूमि के महत्व को समझ लिया कि जिसके पास जितनी अधिक भूमि होगी
वह उतना अमीर व्यक्ति होगा, धनवान व्यक्ति होगा। और यही भूमि के महत्व से जो लोगों ने जो परिचित हो गए, इसका मतलब अधिकाधिक भूमि, अधिकाधिक भूमि पर नियंत्रण करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ कि जिसके पास जितनी अधिक भूमि होगी वह उतना अमीर व्यक्ति होगा। और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। ठीक है, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ। अब क्या था कि ऋग्वैदिक काल की जो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जिसको जन कहा गया, जन यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में जनपद में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम आपको बताएं कि भौगोलिक जो विस्तार हुआ है, आर्य संस्कृति का जो विस्तार हुआ है, उस विस्तार को तो आपने समझा ही, लेकिन एक कॉन्सेप्ट ये बता रहे थे कि इस आर्य संस्कृति के विस्तार के कारण क्या है। और यही कारण है, यही लोहे के आविष्कार ने क्या किया कि तत्कालीन समय में साम्राज्यवादी प्रवृत्ति को जन्म दे दिया, जिससे कि अब आप राजनीतिक क्षेत्र की हम चर्चा करेंगे तो उसमें इन चीजों को हम बताएंगे कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का जो जन्म हुआ तो उसमें हुआ क्या। ठीक है, तो ये चीज आप देख लिए हैं, इसको अच्छे ढंग से हमें उम्मीद है, हमें आशा है कि यह जो हम आपको बताए हैं यह अच्छी तरीके से आपके दिमाग में बात बैठ गई होगी। हम बार बार इन चीजों का उल्लेख करते हैं कि केवल फैक्ट पढ़ने से काम नहीं होगा। अभी आपने इतने चीजों को देखा, हम अभी कुछ समय से बोल रहे हैं, आने के बाद शुरू किए, तो कहाँ कितना फैक्ट हमने बताया आपको। हम तो फैक्ट बताया भी ऐसा नहीं था, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सारे क्वेश्चन हमने बताया कि वेदत्रयी की बात किया था कि वेदत्रयी में कौन शामिल है कौन शामिल नहीं है। आर्य संस्कृति का प्रसार होता है, प्रसार के पीछे कारण क्या है। ठीक है, आर्य संस्कृति में प्रसार में हमने शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित विदत माधव, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आईएएस में पूछा गया है। हम सिर्फ पीसीएस की बात नहीं कर रहे हैं, आईएएस की बात कर रहे हैं कि ये प्रश्न आईएएस में पूछा गया है, विदत माधव की कथा किस ग्रंथ में उल्लिखित है। ध्यान से समझ लीजिएगा, उसमें आपको समझ बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। शतपथ ब्राह्मण में विदत माधव कथा का उल्लेख आता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे फैक्ट भी आ जा रहे हैं और उसको कॉन्सेप्ट के आधार पर हम रख करके पढ़ रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि अगर चीजों को कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी, और सिर्फ फैक्ट के आधार पर आप तैयार करना चाहेंगे तो भूलने की संभावना अधिक होगी और उसके आगे पीछे की बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए सिस्टमैटिक तरीके से कॉन्सेप्ट को आधार बना करके हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी। यहां तक आप देखिए। अब देखिए इसके आगे की बात जो है, अब हम आते हैं अगले सब टॉपिक पे। एक एक करके जब हम टॉपिक पढ़ाते हैं ना, तो एक एक करके सब टॉपिक उसको बनाते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं, इसको कह सकते हैं, और उस स्ट्रक्चर को हम धीरे धीरे क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। अब यहां पर उत्तर वैदिक काल के विभिन्न क्षेत्र की बात करेंगे, और उस क्षेत्र में हम राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक से ही रिलेटेड है, जिसको अलग से हम अब पढ़ाते हैं, प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और सांस्कृतिक स्थिति। तो अब आइए, अभी तक तो आपने देखा नाम, काल, आर्य संस्कृति का भौगोलिक विस्तार, इस पर हमने विशेष रूप से चर्चा की, सब कुछ बताया इसमें। अब उत्तर वैदिक काल के जो विभिन्न क्षेत्रों की चर्चा करेंगे, चूंकि जानकारी हमें अब वैदिक ग्रंथों के माध्यम से मिल रही है, तो इसमें डिटेल से सब कुछ की, सभी चीजों के विषय में हम बताएंगे आपको।
तो आर्य यहाँ उत्तर वैदिक काल के जो विभिन्न क्षेत्रों में सबसे पहले हम इसकी राजनीतिक क्षेत्र या राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। अब देखिए इस राजनीतिक स्थिति में क्या होता है, क्या है इसमें, सबसे पहले एक की बात करेंगे, एक एक करके चलिए, इसको ऐसे मिटा दें तो जगह मिल जाएगा। इसकी राजनीतिक स्थिति, और इसमें देखिए उत्तर वैदिक काल में जन सबसे पहले जिस स्थल पर आकर के निवास किए उस जन के नाम पर उस स्थल का नामकरण कर दिया गया। ध्यान से समझिएगा कि जन सबसे पहले आकर जिस स्थल पर निवास किए उस जन के नाम पर उस स्थल का नामकरण कर दिया गया और उसे राष्ट्र की संज्ञा दी गई। अर्थात उत्तर वैदिक काल में ही सबसे पहले राष्ट्र शब्द का उद्भव होता है जो राज्य को दर्शा रहा है। इसका मतलब ये है कि उत्तर वैदिक काल में अब जो है साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के विकास के फलस्वरूप जो जन था अब वो जनपद में बदल जाता है, जनपद में बदल गया। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब हमने कहा कि साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का विकास हुआ, अधिक से अर्थात अधिक से अधिक भूमि को अपने कब्जे में करने की प्रवृत्ति का विकास हुआ, तो उसमें जो मजबूत जन होगा वह कमजोर जन को अपने में मिला करके उस पर अधिकार कर लेगा और उसके क्षेत्र पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। दूसरी बात, एक बात तो ये होती है, दूसरी बात यहाँ पर ये हो सकती है कि दो जन आपस में मैत्री संबंध स्थापित कर लेंगे और उनके मिलने से भी जनपद का रूप ले लेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कहा कि उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले राष्ट्र शब्द का उद्भव होता है। हमने कहा कि जो उसको राष्ट्र की संज्ञा देगी तो राष्ट्र शब्द का उद्भव होता है, जिसे हम निम्न प्रमाण से समझ सकते हैं, कि राजनीतिक क्षेत्र में आपने देखा ना, हम जो बताया इसको, तो निम्न प्रमाण में यहाँ पर दो राष्ट्र का उल्लेख आता है। बिल्कुल समझने की बात है, ध्यान से समझिएगा। कुरु एवं पांचाल, इस दो का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में आता है। हमने कहा कि जन सबसे पहले जिस स्थल पर जाकर के बस गए उस जन के नाम पर उस स्थल का नामकरण कर दिया गया और उस राष्ट्र की संज्ञा दी गई। तो दो राष्ट्र कह सकते हैं, क्षेत्र कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं, का उल्लेख उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में मिलता है, कुरु और पांचाल। कुरु के विषय में हमने बताया था कि भरत और कुरु मिल गए तो क्या कहलाए, कुरु कहलाए। भरत प्लस कुरु दोनों में संधि हो जाती है और एक नवीन राज्य का उद्भव होता है जिसको कि कुरु कहा गया। उसी तरीके से तुर्वसु और क्रीवी में संधि हो जाती है और तुर्वसु और क्रीवी में संधि हो जाती है और वह बन जाता है पांचाल राज्य। दोनों के मिलकर के एक नवीन राज्य को बनाया जिसको कि पांचाल कहा गया। तो दो राज्य, यहाँ पर हमने कहा कि ऋग्वैदिक काल की जो सर्वोच्च राजनीतिक संस्था जन थी, उत्तर वैदिक काल में वह जनपद में कन्वर्ट हो गया। जनपद में बला मतलब जब दो या दो से अधिक जनों को मिला दिया गया तो जनपद बन गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपने देखा कि पंचजन में एक कुरु थे और शासक वर्ग में भरत थे। तो जो युद्ध हुआ था, हमने कहा कि दशराज युद्ध के बाद दोनों में संधि हो गई और दोनों ने मिलकर के एक नवीन वंश की शुरुआत की जिसे कि कुरु वंश के नाम से जाना गया और वह क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसी तरीके से ठीक है कि क्रीवी शासक वंश के थे और तुर्वसु पंचजन के थे। तो इन दोनों में भी एक संधि हो जाती है और यहाँ से दोनों ने मिलाकर के पांचाल राज्य, दोनों जब मिल जाते हैं तो पांचाल राज्य का उद्भव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखें कि ये दोनों जो है
उत्तर वैदिक काल के दो महत्वपूर्ण राज्य हैं, कुरु और पांचाल। तो कुरु का जो क्षेत्र है, आप देखिए ये कुरु राज्य जो है वह सरस्वती एवं दृष्टवती, ठीक है, सरस्वती एवं दृष्टवती के प्रदेश को कुरु प्रदेश कहा गया। दो नदी है, सरस्वती एवं दृष्टवती, ठीक है, सरस्वती एवं दृष्टवती के प्रदेश दिल्ली एवं द्वाब के तक जो है, यह सरस्वती कह सकते हैं, सरस्वती और दृष्टवती का जो क्षेत्र है द्वाब के ऊपरी क्षेत्र तक, गंगा और यमुना का जो द्वाब है इसके ऊपरी क्षेत्र तक को कहा गया कुरु क्षेत्र। तो सरस्वती एवं दृष्टवती नदी के समीपवर्ती क्षेत्र, ठीक है, के प्रदेश कह सकते हैं। और दिल्ली एवं द्वाब के ऊपरी भाग, दिल्ली एवं द्वाब के ऊपरी भाग को कुरु प्रदेश कहा गया। तो ये जो कुरु प्रदेश है इसको आप देखें कि दिल्ली एवं द्वाब के उपद्वाब, मतलब गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को द्वाब कहा जाता है। तो इसके ऊपरी क्षेत्र को हम कहते हैं वह जो क्षेत्र था कुरु क्षेत्र था, कुरु प्रदेश था। इस कुरु प्रदेश की जो इसका जो महत्व है वह महत्व इस सेंस में है, आप देखते हैं कि यहाँ पर 950 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत का युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में पांडव एवं कौरव के बीच में, और जिसमें पांडव की विजय हुई। इस कुरु प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो बात है वो आप देखिए कि क्यों इसकी महत्ता थी कुरु की। दूसरी बात कि कुरु प्रदेश की एक महत्ता ये है कि वह एक समृद्धशाली राज्य था, एक समृद्धशाली राज्य था, ठीक है। कहा जाता है कि वहां न तो ओले पड़ते थे और न ही वहां पर अकाल पड़ता था। तो न तो ओले पड़ते थे और न ही अकाल पड़ता था, इसका मतलब यह है कि वह प्रदेश समृद्ध प्रदेश है। कृषि का उत्पादन हो रहा था, अत्यधिक उत्पादन हो रहा था। जब न तो अकाल पड़ेगा न ओले इत्यादि की समस्या रहेगी तो जाहिर सी बात है कृषि अर्थव्यवस्था का विकास होगा, कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यह जो कुरु प्रदेश था तत्कालीन समय इन दो कारणों से महत्वपूर्ण था। कुरु प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जो कुरु राज्य का जो शासक हुआ जिसका उल्लेख अथर्ववेद में आता है वह है परीक्षित। इसका एक प्रमुख शासक अर्थात हम कह सकते हैं प्रमुख शासक वो कौन है? परीक्षित है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है। इसका मतलब ये है कि यह वहां का एक महत्वपूर्ण शासक था। तो ये आप देखिए कुरु प्रदेश की बात कि तत्कालीन समय में कुरु प्रदेश कहां पर अवस्थित था, उसकी महत्ता क्यों थी और कुरु प्रदेश का शासक एक महत्वपूर्ण शासक कौन था, ये तीन चीजों को आपने यहां पर समझा। अब देखिए पांचाल राज्य हम कह सकते हैं कि इसका जो भौगोलिक विस्तार था, पांचाल राज्य का जो अवस्थिति हम बात करते हैं, जो हमने कहा कि कुरु प्रदेश कहाँ अवस्थित था, तो उसी तरीके से पांचाल राज्य कहाँ अवस्थित था। तो पांचाल राज्य के विषय में कहा जाता है कि वर्तमान के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद का जो क्षेत्र था वह पांचाल राज्य का क्षेत्र था। ठीक है, अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह राज्य जो था द्वाब के मध्य भाग में अवस्थित था। तो यहां पर आपने देखा कि एक तो इसकी अवस्थिति की हम बात करें कि अवस्थिति द्वाब के मध्य भाग में अवस्थित था, और दूसरी बात कहा कि यह जो पांचाल राज्य है यह वर्तमान के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के क्षेत्र में इसका विस्तार था, पांचाल राज्य का।
इसका जो महत्व था, ठीक है, इसका जो महत्व था तत्कालीन समय में वह भी बहुत अच्छा था। वैदिक उत्तर वैदिक काल का कहा जाता है कि यह पांचाल राज्य सर्वाधिक विकसित राज्य था। विकसित इस समय कि यह ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। बड़े बड़े दार्शनिक यहाँ पर हुए थे और इसीलिए इसको सर्वाधिक विकसित राज्य की श्रेणी में रखा गया कि यह जो क्षेत्र था वह ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का जो एक महत्वपूर्ण शासक हुआ उसे प्रवाहन जयवाली के नाम से जाना जाता है। ये प्रवाहन जयवाली के नाम से उस शासक को जाना जाता है। यहाँ का जो महत्वपूर्ण शासक ये जयवाली ऐसे एक महत्वपूर्ण शासक था, महत्वपूर्ण शासक है प्रवाहन जयवाली, यहाँ का एक महत्वपूर्ण शासक है। तो ये आपने देखा, हम आपको बताए कि इस उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति को कि इस समय हम राष्ट्र शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में दो महत्वपूर्ण राज्य का उल्लेख मिला है जिसको कुरु और पांचाल कहे। इस कुरु पांचाल में हमने दो तीन बातों को बताया कि इसकी अवस्थिति इस राज्य की कहाँ थी, कहाँ पर यह राज्य स्थित था, ठीक है। दूसरी बात, इस राज्य का क्या महत्व था, ठीक है। और तीसरी बात कि इस राज्य के तत्कालीन समय के प्रमुख शासक कौन थे। इन दोनों राज्यों की सम्मिलित जो राजधानी थी वह हस्तिनापुर में थी, ठीक है। सम्मिलित राजधानी हम कह सकते हैं यहां पर हस्तिनापुर में थी। हस्तिनापुर मेरठ जिले में अवस्थित है, हस्तिनापुर में थी। और उत्तर वैदिक काल के लास्ट में देखते हैं कि हस्तिनापुर बाढ़ से डूब गया और बाढ़ से जब डूब जाता है तो जो लोग भी वहां बचे हुए थे वहां से आगे निकल करके वे इलाहाबाद प्रयागराज के समीप कौशाम्बी में आ गए और कौशाम्बी में आकर के बस जाते हैं। यहाँ से पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि कुरु और पांचाल की राजधानी थी, ध्यान में रखना, कहाँ पर, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर कहाँ अवस्थित है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि जब हस्तिनापुर बाढ़ से डूब गया था तो वहां के बच्चे लोग कहाँ जाकर के निवास किए, ध्यान में रखना है, वो कौन सा स्थल है जहां पर जाकर निवास किए थे, कौशाम्बी। यहाँ के जो बचे हुए लोग थे वे कौशाम्बी गए और वहां जाकर के निवास किए। तो ये आप देख रहे थे, हम आपको बताएं कि इस समय की जो राजनीतिक स्थिति थी उसके विषय में आपने देखा कि किस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी। राजनीतिक स्थिति में हम मुख्य रूप से दो राज्यों का उल्लेख किए, कुरु और पांचाल, और कुरु पांचाल की क्या स्थिति थी इसकी चर्चा किए। अब इसके आगे का जो टॉपिक होगा वह है प्रशासनिक स्थिति। आगे का जो टॉपिक है प्रशासनिक स्थिति है। तो इस टॉपिक पर आने से पहले हम आपको बता दें कि अभी तक जो क्लास आपने देखा वो वैदिक काल ही नहीं, इसके पहले की काल की, तो हम चर्चा बार बार करते चल रहे हैं, बताते जा रहे हैं आपको कि यहाँ से प्रश्न पूछा गया, यहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो जहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसको हम इंगित करते चल रहे हैं। और अगर आप ठीक ढंग से इसको समझे रहेंगे, पढ़ते चलेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत प्रश्न यहाँ से मिलेंगे। और जितने भी प्रश्न हो सकते हैं निश्चित रूप से यहाँ पर पूछे गए हैं या आगे बनेंगे अगर इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो आपके दिमाग में बातें बैठ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक क्षेत्र के आगे जब हम प्रशासनिक स्थिति की बात करेंगे तो इस प्रशासनिक स्थिति में हम पहले बताए हैं एक स्ट्रक्चर है, उसी स्ट्रक्चर को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। अगर उस स्ट्रक्चर को लेकर के आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एक एक चीज स्ट्रक्चर पर क्लियर होते जाएगा और
भूलने की संभावना बिल्कुल कम हो जाएगी। आप भी खड़े होकर कैसे बोलेंगी? तो यहाँ पर आप देखिए कि प्रशासनिक स्थिति की जब भी हम चर्चा करते हैं, हमने पहले बताया है, तो सबसे पहले प्रशासन को दो भागों में बांटेंगे, एक सामान्य प्रशासन और दूसरा है राजस्व प्रशासन। दूसरा है राजस्व प्रशासन। अब देखिए, सामान्य प्रशासन को फिर हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्याय प्रशासन और उसके बाद हम देखेंगे सैन्य प्रशासन। तो एक एक करके हम चीजों को देखते चलेंगे। ये प्रशासनिक स्थिति का स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को हमें फॉलो करना है। अब इस टॉपिक मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा टाइम लग गया राजनीतिक क्षेत्र की चर्चा और अन्य बातों की चर्चा करने में। कुछ अगर आगे चर्चा को मैं बढ़ाता हूं इसके आगे तो समय थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, टॉपिक लंबा हो जाएगा। और ऑनलाइन क्लासेस में ये देखा जाता है कि लंबे समय तक क्लास लेने में, पढ़ने में भी चूँकि कंसंट्रेट होना पड़ता है तो उबल होने लगती है। तो इस कारण से मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगर प्रशासनिक स्थिति की चर्चा करता हूँ तो मुझे शॉर्टकट मेथड अपनाना पड़ेगा, जल्दी से जाना पड़ेगा। तो इससे बेहतर ये होगा कि इसकी चर्चा आज न करके कल करूं। तो कल की क्लास की जब शुरुआत होगी, कल का जो वीडियो आपके सामने आएगा तो उसमें उत्तर वैदिक काल के प्रशासनिक क्षेत्र से चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आशा करते हैं कि आज जो उत्तर वैदिक काल की महत्वपूर्ण बातें थी वह आपको समझ में आ गई होगी। आगे भी इसी तरीके से हम चर्चा करेंगे और वो सारे क्वेश्चंस में समाहित रहेंगे। बार बार इसका जिक्र कर रहा हूँ, जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं या जहाँ से भविष्य में प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी को हम समाहित करने की कोशिश करते हैं क्लास में। तो आज बस इतने ही। कल जब मुलाकात होती है तो इसके आगे की टॉपिक हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।